कि आप लोगों ने एक बहुत ही समीचीन विषय पर आज का वेबिनार का आयोजन किया है। यह वेबिनार 21 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित है और इसमें दर्शन शास्त्र विभाग, बिहार दर्शन परिषद भी इसमें सहभागी की भूमिका में है। आज का विषय कोरोना का शिक्षा और समाज पर प्रभाव पर विमर्श हो रहा है। अभी हम लोग पूर्व के एक वक्ता, उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर R.K. यादव रवि जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बात को रखते हुए कहा था कि दर्शन को दृष्टि देता है। जो भी ज्वलंत समस्या है उसमें दर्शन कहीं न कहीं एक दृष्टि देने का कार्य करता है। इसीलिए दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम व्यवहारिक दर्शन है, जिसके अंतर्गत वर्तमान चुनौतियों पर हम लोग विमर्श करते हैं। आज का विषय कोरोना का शिक्षा समाज पर प्रभाव विषय पर यदि हम विचार करें तो पहला प्रश्न उठता है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति आई जिसमें कोरोना महामारी पूरी दुनिया में अपना एक ऐसा प्रभाव छोड़ दिया जिसके कारण मोटर, हवाई जहाज जितने थे वे लगभग 68 दिनों तक बंद रहे। 25 मार्च से 31 मई 2020 तक आवागमन के सभी साधन बंद कर दिए गए। उस बीच में जो तबाही मची उससे हम सभी वाकिफ हैं। आखिर जब इसके कारण पर विचार करें, जैसा कि कुलपति महोदय ने भी कहा कि मनुष्य की प्रकृति में विकृति और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का दुष्परिणाम था। इस प्रकार के त्रासदी को पूरी दुनिया झेल रहा है। महामारियां पहले भी आया करती थी, लेकिन उसे प्रकृति का सूप के रूप में माना जाता था। लेकिन इस बार की जो महामारी है इसका स्वरूप कुछ अलग है। इसीलिए हम लोग इसको आधुनिक सभ्यता का संक्रमण कहते हैं। आधुनिक सभ्यता का संक्रमण इसलिए कहते हैं कि जिस वैश्वीकरण के युग में हम लोग जी रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव है, बाजारवाद का छाप है। ऐसी स्थिति में स्वार्थवादी प्रवृत्ति कहीं न कहीं हावी हो रहा है। यह सत्य है कि चीन से इसकी शुरुआत इस महामारी की हुई है, लेकिन आज पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। इसी आधुनिक सभ्यता में जो उच्चतम त्रासदी हुई है, जिसकी ओर इशारा महात्मा गांधी ने बहुत पहले किया था अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में, और उन्होंने कहा था कि आधुनिक सभ्यता लोभ और लाभ की संस्कृति हावी है। ऐसी सभ्यता पार्थिव प्रवृत्ति, भोगवाद और अनीति की बढ़ावा देती है। निश्चित रूप से यह ऐसी स्थिति के उत्पन्न पर विचार करना अपेक्षित है, और विशेषकर हम सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। तो आखिर शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? यदि हम प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कभी भारत विश्व गुरु रहा था। भारत में 3 विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, अन्य देश के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज स्थिति तेजी से शिक्षा में बदली है।
आज स्थिति यह है कि यदि पूरे विश्व में विश्वविद्यालयों की स्थिति गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो भारत में 1 से 100 तक के यदि देखा जाए गुणवत्ता के आधार पर तो भारत का कोई विश्वविद्यालय इसमें नहीं आता। कहीं न कहीं हम अपने प्राचीन शिक्षा जो नीति थी उससे अलग हुए हैं और कहीं न कहीं जो मैकेले के द्वारा शिक्षा पद्धति लागू किया गया, आज आजादी के 73 वर्षों के बाद भी उस शिक्षा पद्धति को अमल में ला रहे हैं। लगता है जो नई शिक्षा नीति अभी 2020 में कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी मिली है उसमें कहीं न कहीं रिविजिटिंग पूर्व में जो हमारी संस्कृति रही है, शिक्षा पद्धति रही है, उसको कहीं न कहीं लाना सरकार चाह रही है। यदि कोरोना काल में शिक्षा और समाज पर प्रभाव की बात करें तो मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि समाज और शिक्षा दोनों पर इसका नकारात्मक प्रभाव अधिक, सकारात्मक प्रभाव कम पड़ा है। शिक्षा और समाज में गहरा संबंध है। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। ऐसी स्थिति में शिक्षा समाज को प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करेगी, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो। शिक्षा मानव समाज की आधारशिला है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा आधारभूत भूमिका अदा करती है। वह समाज का निर्माण करती है, उसमें परिवर्तन करती है और उसका विकास करती है। साथ ही हमारी शिक्षा में परिवर्तन करता है। जैसे किसी समाज की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति होती है, वैसे ही उसकी शिक्षा होती है। इसलिए शिक्षा और समाज को एक दूसरे से अलग करके हम नहीं सोच सकते हैं। और यदि हम शिक्षा पर प्रभाव की बात करें तो शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव की बात पहले हम करेंगे, तब सकारात्मकता की बात करेंगे। निश्चित रूप से ऑनलाइन एजुकेशन आया है क्लासरूम टीचिंग के स्थान पर, लेकिन प्रश्न है कि जो ऑनलाइन टीचिंग की जो शुरुआत हुई है उससे हम देखते हैं कि शिक्षा पाने वाला व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा तबका इससे महरूम रह जा रहा है। उन तक शिक्षा की रोशनी इस माध्यम से नहीं पहुंच पा रही है। इसका कारण यह है कि न तो हम आर्थिक रूप से इतने संपन्न हैं कि हम उस टाइप की व्यवस्था छात्रों तक पहुंचा दें, साथ ही हमारी तकनीकी भी ऐसी नहीं है कि आज के डेट में हम ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। साथ ही शिक्षा का जो स्वरूप है, जो बदलाव हुआ है, उसमें खासकर एडमिशन, नामांकन और परीक्षाएं सभी प्रभावित हुई है। अभी तो कोर्ट का एक निर्णय हुआ है जिसमें परीक्षा को समय से लेने की बात कही गई है, लेकिन जो परिस्थिति बनी है और जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उसमें समस्याएं आने वाले दिनों में हम सबों के लिए चुनौती है। जैसा कि हम जानते हैं, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन गांव में बसने वाली आत्मा में मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं जिन्हें इस टेक्नोलॉजी से कोई अभी तक संबंध नहीं रहा है, ये लोग शिक्षा को कैसे प्राप्त करेंगे? यह सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में है। इसलिए वर्तमान ऑनलाइन शिक्षा कहीं न कहीं जो शिक्षा का उद्देश्य है
उसकी पूर्ति करने में असमर्थ है। मैं महर्षि अरविंद की बात को यहाँ आप सबों के समक्ष साझा करना चाहूंगा। महर्षि अरविंद ने गुरु शिष्य संबंध के विषय में कहा था, यह अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर बाली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें चीज चीज का महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। मुझे लगता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा नहीं हो सकता है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच भावनात्मक संबंधों का प्रदर्शन भी है। ऑनलाइन शिक्षा में हम अक्षर ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हम उसे जिस रूप में एक शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध, जिसे हम कहते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध होता है, उसमें कहा जाता है कि शिक्षक एक स्पिरिचुअल फादर है। तो आखिर उनके द्वारा उनके साथ जो संबंध होता है उसका प्रदर्शन नहीं हो पाता है। जिस रूप में हम शिक्षा दे रहे हैं, यह एक आभासी पटल है जिसके माध्यम से हम शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में यह कहना चाहूंगा कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह आपदा को अवसर में बदलता है, और जब आपदा आ गई है तो उसका कोई न कोई समाधान भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन परीक्षा एक विकल्प के रूप में हमारे सामने आया है। लेकिन साथ ही साथ आज का जो यह वेबिनार कम सेमिनार आयोजित है, यह निश्चित रूप से एक मापदंड स्थापित कर रहा है, जिसमें दोनों चीज हम देख रहे हैं। एक और सेमिनार का भी आयोजन हो रहा है, कुछ लोग वहां बैठकर इसमें भाग ले रहे हैं, और कुछ लोग ऑनलाइन यानी वेब के माध्यम से विचार विमर्श को सुन पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं। तो यह दोनों पहलू जो है उसको अभी साथ लेकर चलने की जरूरत है। इसलिए मैं खासकर विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहता हूं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह एक पन्ना है, अभी तो किताब बाकी है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। समय के परिवर्तन के साथ साथ निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर आएगा जिसमें सामान्य परिस्थिति बनेगी और शिक्षा का एक नया स्वरूप हम लोग के समक्ष उपस्थित होगा, जिसके द्वारा निश्चित रूप से हम लोग पुनः जिस कमी को आज झेल रहे हैं उससे निजात मिल पाएगा। एक दूसरा एक पक्ष और इसका है, वह यह है कि आपको एक ही विकल्प है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। इस समाज को भी अपने आप को परिवर्तित करना होगा और शिक्षा के स्वरूप में भी बदलाव लाने की जरूरत है। और इसके लिए मुख्य रूप से निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है, यदि कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो इसके मापदंड, चाहे वह सोशल डिस्टेंसिंग की मामला हो, या मास्क लगाने की बात हो, या स्वच्छता की बात हो, इसको हम जीवन में आत्मसात करते हुए शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप है उसको स्वीकार करते हुए, और निश्चित रूप से हम अपनी जो भूमिका है, चाहे वह शिक्षक की भूमिका में शिक्षक हो या छात्र की भूमिका में छात्र हो, इन दोनों को इसके लिए पहल करना होगा। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह एक लेसन जरूर कोरोना दिया है कि हमें अपने विचार, आचार और आहार, तीन ऐसे चीज हैं जिनको जीवन में आत्मसात करना हो। यदि कोरोना को हम झेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे जो विचार है, इसमें प्रदूषण उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण जो हमें आहार लेना चाहिए वह आहार नहीं ले रहे हैं। साथ ही जो हमारा व्यवहार दूसरों के साथ होना चाहिए वह नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
जीवन में यदि हम एक अच्छा समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो विचार, आहार और आचार तीनों को आत्मसात करना होगा। इसीलिए अगर प्रकृति में विकृति के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है उसमें हमारी संस्कृति जो है वही काम आ सकता है। और हमारी संस्कृति हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की रही है, हमेशा स्वार्थ से परार्थ की बात करने वाली हमारी संस्कृति रही है। ऐसी स्थिति में हमें अपने संस्कार को आत्मसात करना होगा। तभी तो हम लोगों ने देखा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा था तो वैसी स्थिति में जो इनके पास दवा, भारत के पास दवा थी, उन दवाओं को उन्होंने अपना जरूरत के मुताबिक उसको रखते हुए अन्य देशों को भी वह देने का कार्य किया। इसलिए भारत की संस्कृति हमेशा से सहयोग की संस्कृति रही है। उस सहयोग, करुणा को जीवन में आत्मसात करना होगा। और विशेषकर दूसरे देशों की संस्कृति, खासकर चीन का जो हम व्यवहार देखें इस काल में, वह निश्चित रूप से जितनी इसकी आलोचना की जाए वह कम होगा। और बहुत हमारे गुरुवर प्रोफेसर आरती सिन्हा से भी मुझे सुनना है, सुहाना ताकेर साहब से सुनना है, BN ओझा, NP तिवारी और कई हमारे कुसुम कुमारी, बहुत लोग हैं जिनसे मुझे सुनना भी है। तो मैं अपनी बात को अब समाप्त करना चाहता हूँ। और विशेषकर आज हरतालिका तीज है जिसमें काफी महिलाएं, आज उनका उपवास भी होगा और मैं विशेषकर आप सबों को एक बार बधाई देता हूँ और विश्वास है कि आने वाला कल हमारा अच्छा होगा। इसी भाव के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।